शो पर आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री की तरफ से एक ऐतिहासिक ऐलान हुआ है आर्थिक पैकेज का। और उसके बाद जो कहा जा रहा है इस पैकेज को लेकर के क्या इकोनॉमी का जो बूस्टर करने में ये कितना जो सुपर बूस्टर है ये काम करेगा, और इसको लेकर के तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं। साथ में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कई अनाउंसमेंट किए हैं ईपीएफ से लेकर के और एमएसएमईज को दी जाने वाले लोन तक के लिए और उनके दर्जे तक को लिए। तो आज हमारे साथ इस पर दो खास मेहमान हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता हमारे साथ हैं राजीव प्रताप रूडी जी, और साथ में आर्थिक मामलों की जानकार है राधिका पांडे जी। दोनों का शो पर स्वागत है। सबसे पहले रूडी जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से एक ऐतिहासिक पैकेज का ऐलान हुआ है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं और ये हमारे जो इकोनॉमी है उसको रफ्तार देने के लिए उसको किस लिहाज से देखते हैं आप सर? धन्यवाद राजेश जी। हिंदुस्तान विवेचना पर आपने बुलाया है और जो कल देश के प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की घोषणा की थी उसका ये प्रथम किश्त है या प्रथम पार्ट है जिसे आज निर्मला सीतारमण ने रखा है। और आप ध्यान से देखें, मैं फिर से एक विषय जो कई जगह अब ये आलोचना आने लगा है, मैं दोनों को डिफरेंशिएट शुरू में ही कर देना चाहूंगा। एक तो जो इंस्टेंट स्टेप्स थे जो लोगों तक इस अवधि में बंदी के दौरान जो लोग चाहे वो किसान थे, मजदूर थे, जिनको इमीडिएट रिलीफ की जरूरत थी, जैसे 3 महीने का राशन, गैस का सिलेंडर फ्री करना है, गांवों तक भेजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पैसा देना और और ईपीएफ अकाउंट में मजदूरों के पैसा डाल देना 3 महीने के लिए और अगला 3 महीने का फिर घोषणा हुआ है। ये सब जो 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज था वो पहला पैकेज था जो लोगों तक पहुंच गया। और उससे क्या हुआ कि आंशिक रूप से जो बंदी हुआ उसका राहत मिला, आंशिक, वो पूरा नहीं हो सकता था किसी भी स्थिति में। तो वो पार्ट को, क्योंकि आज ये सवाल उठ रहा है कई जगह कि साहब हमें क्या मिला, हम तो बंद थे, हमारा तो नुकसान हुआ, हमें क्या मिला। एक तो ये है आज की जो घोषणा है, पूरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की व्यवस्था है। अब इसमें लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास की व्यवस्था आज की गई, 4 लाख से 5 लाख उसको जोड़ना पड़ेगा जो सरकार ने किया है। चाहे वो सबसे पहले एमएसएमईज का हो, उन्हें स्ट्रेस्ड एमएसएमईज को पैसा देना, फिर वैसे एमएसएमईज को 3 लाख करोड़ देना, जिनको नहीं 3 लाख करोड़ देना जिनके पास जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, जो स्ट्रेस्ड है उनके लिए, और जो बड़े एमएसएमई से जो अच्छा कर रहे हैं उनको करना, उनके परिभाषा में परिवर्तन करना, यानी कि उनको सहूलियतें बढ़ाना कि आपकी परिभाषा आपकी टर्नओवर तक चले गए हैं ताकि आपको जो रियायत मिलता था वो अधिक लोगों को मिल सके। उसके बाद ईपीएफ का पैसा जो दिया जाना था वो सरकार ने कहा कि अगला 3 महीने के लिए देंगे। इसके साथ साथ उन लोगों ने कई सारी ऐसी घोषणाएं की। डिस्कॉम्स, और पूरे भारतवर्ष में डिस्कॉम्स की स्थिति पहले भी खराब थी, अभी भी सरकार को लगा कि अगर डिस्कॉम्स को मदद नहीं करेंगे तो 90,000 करोड़ उनको दिया ताकि जो उत्पादकता करने वाली कंपनियां हैं उनके पास पैसा आ जाए, वापस ग्राहक तक जाए, ये चेन को जिंदा रखने के लिए उन्होंने किया। इसके अलावा कई सारे 45 दिन के अंदर जितने लोगों का रिसीवेबल्स है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, उन सब कहा कि भाई पेमेंट फटाफट कर दीजिए, रोक करके उनका पैसा नहीं रखना है। आप देखेंगे लगभग कदम पर कदम उठा करके सरकार ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं, एनबीएफसीज को भी इन्फ्यूज करना, उनको पैसा देना, और उनको और इस प्रकार से डिस्कॉम मैंने बता दिया, रेल रोड को 6 महीने तक के लिए कहा गया है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट का डेट बढ़ा दिया जाएगा जो कॉन्ट्रैक्टर ने साइन किया। रियल एस्टेट में कहा गया कि अब रियल एस्टेट में जो रेरा के तहत बहुत सारे नियम कानून आ गए हैं जिस पाबंद करता है उस पर क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल केसेस भी हो सकता है, उसको रिलैक्स करके 6 महीने के बढ़ाया गया। यानी कि बहुत बड़ा पैकेज है ये। राजीव जी, ये बड़े डिसीजन कि हम एक बड़े संकट में है, तो ऐसे में बड़े पैकेज की दरकार भी थी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो अनाउंसमेंट हुए हैं उसमें थोड़ी देरी हो गई, कुछ और समय रहते पैकेज का अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए, जैसा कि एलिगेशन विपक्षों की तरफ से लग रहे हैं? अब इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी तो कोविड समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो उसके बीच में ही हम लोग चल रहे हैं। तो कोविड अगर समाप्त हो गया होता तो शायद और फाइनलिटी के साथ ये डिसीजन हो सकता। तो अंतिम तिथि तो तय नहीं है कि कोविड कब समाप्त होगा। तो ये सरकार ने अभी तो लॉकडाउन का अवधि जारी है 17 तारीख तक, उसका नया रूपरेखा आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बिल्कुल सरकार के दृष्टिकोण से और हमारे दृष्टिकोण से सही है। जी, राधिका जी, आप किस तरह से देखते हैं सरकार का जो अनाउंसमेंट है, एक लंबे इतने जिस तरह से स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ, आर्थिक पैकेज का पीएम की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है, उसको आप किस तरह देखते हैं? जो अर्थ जगत है वो किस तरह से देखता है इसको?
फिर से सवाल दोहराएंगे? राधिका, मैंने कहा कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है आर्थिक पैकेज को लेकर के, तो उसको इकोनॉमी के बूस्टर के तौर पे आप किस तरह से देखते हैं? जो आर्थिक जगत है वो किस तरह से देखता है इसको? सबसे ज्यादा बूस्टर तौर पे एमएसएमई का जो सेक्टर है उसको सबसे ज्यादा प्रभाव मिलेगा, क्योंकि एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर था जिसमें लिक्विडिटी की कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम है। कोविड-19 के चलते उनका जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया था, उसके लिए उस चीज़ को कवर करने के लिए बहुत बड़ी राहत दी गई है कि उन्हें 3 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया गया है इंस्टेंट लोन्स का विदाउट कोलैटरल, तो वो एक बहुत बड़ा एमएसएमईज को हेल्प करने के लिए। एंड क्योंकि हमें पता है एमएसएमईज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, जीडीपी ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, तो अगर एमएसएमईज को ईस्ट रेट्स पे क्रेडिट मिल रहा है और उन्हें गारंटी सरकार की तरफ से मिल रही है, तो उनके लिए बहुत आसान होगा अपनी ऑपरेशंस को रेज्यूम करना एज एंड व्हेन लॉकडाउन जैसे अब खुल रहा है, तो उनको अपनी ऑपरेशन रेज्यूम करना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज दे विल गेट क्रेडिट, उनको आसानी से मिलेगा। तो इकोनॉमी को इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में ये बहुत बड़ा स्टेप है। जाहिर तौर पर इकोनॉमी को बढ़ाने में एक बड़ा स्टेप है। लेकिन राजीव जी 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 अब मैं आपके पास फिर आऊंगा। राजीव जी, एक सवाल आपसे और लेंगे कि किस तरह से देखते हैं कि अब क्योंकि एक बड़े मुश्किल हालात हैं, तो ऐसे में लगातार प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हर सेक्टर पर फोकस है, एक नहीं, और इन्होंने शुरुआत में जो फोकस किया उसमें उनका जोर भी था, किसानों को लेके जोर था, तमाम जो किसान गरीबों को लेके, किसानों को लेके। तो क्या देखते हैं कि किस तरह से कैसे इकोनॉमी दोबारा ट्रैक पे आएगी सर? देखिए, अभी चुनौती आगे है और बहुत सारे रियायत दिए गए हैं, टैक्स एक्सेम्पशंस दिए गए हैं और सभी प्रकार के जो स्टिमुलस है जिसको कह रहे हैं, राधिका जी ने ठीक कहा कि सबसे बड़ा पैकेज, क्योंकि इकोनॉमी का सकल घरेलू उत्पाद का सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 65-66% है और कृषि का लगभग 19% है। तो कृषि तो अभी भी डिस्ट्रेस में नहीं है किसी प्रकार का, कम है, क्योंकि सरकार ने पहले प्रथम चरण में उसका ध्यान दे दिया। अब सेकंड फेज में जो ये सेक्टर है एमएसएमईज का, इसको बड़ा बूस्टर दिया है। और देखिए, इंडस्ट्री ने, किसी ने ये नहीं कहा था कि हमको 10 लाख 5 लाख करोड़ रुपए हमारे पॉकेट में दे दो। उन्होंने कहा था कि हम तो मेहनत करना चाहते ही हैं, हमें सिर्फ इंसेंटिवाइज कर दीजिए, हमें राहत दे दीजिए, हम फिर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि वो आज ये पैकेज बहुत ही सोचा समझा पैकेज है और इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री ने जो 5 पिलर कहा था, देखिए अगला हफ्ता 10 दिन तक जो घोषणाएं होंगी वो उस 5 बेसिक्स पर होगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है, जिसमें सप्लाई चेन की बात कही गई है, जिसमें डेमोग्राफी जो हमारा सबसे बड़ा है उसका लाभ उठाना, और फिर हम सप्लाई चेन का और डिजिटाइजेशन का, ये सब विषय। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो बेसिक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसपे हम कह सकते हैं वो इंडस्ट्री है, उसके बाद फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद तब जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये पहला पैकेज था, दूसरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएगा, या फिर हो सकता है इसके बाद, जो मेरा अनुमान है वो सर्विसेज सेक्टर में जो ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म की तरफ जाएगा, उसके बाद फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जाएगा, फिर एक बार किसान के पास लौटेंगे और इसमें फिर माइग्रेंट लेबर्स का भी होगा। मेरा ऐसा, देखिए मैंने किसी से बात नहीं की है, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आज लगभग 6 लाख करोड़ का घोषणा, अभी भी 16 लाख करोड़ तक के आसपास के घोषणाओं का इंसेंटिव बाकी है। तो फेज वाइज, क्योंकि कोई भी एक रेसिपी, एक निर्णय पर्याप्त नहीं होगा। इसके बाद भी मैं मानता हूं इतने बड़े देश में राज्य सरकारों की भी भूमिका होगी, उनके भी टैक्सेस कम हुए, भारत सरकार के टैक्सेस कम हुए, बैंक्स पर निर्भरता हमारी बढ़ेगी और बैंक्सों का लिक्विडिटी बढ़ाने की जिम्मेवारी है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स है। मैं कोई अर्थ विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन राधिका जी बेहतर टिप्पणी कर पाएंगी कि ये बहुत बड़ा एक चुनौती है जिसको हम लोग सामना कर रहे हैं। सर, लेकिन जिस तरह से आप देखें पूरी दुनिया में, खुद पीएम ने कहा है कि ये बीमारी इतनी जल्दी नहीं जाएगी और ये इनके साथ ही हमें कहीं ना कहीं लंबे समय तक जीना पड़ेगा। तो ऐसे में जिस तरह से इन्होंने एक जो इकोनॉमी को इम्पैक्ट डाला, तो उसके बाद लगता है कि सर जिस तरह दुनिया में एक बेरोजगारी की आशंका जताई जा रही है, तो उसमें भारत भी कहीं ना कहीं इससे अछूता नहीं रहेगा। हालांकि सरकार की तरफ से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं असर होगा उसका।
देखिए अभी अब टूरिज्म सिविल एविएशन और टूरिज्म है। जी अब ये चीज आप चाहे जितना भी पैसा दे दे, टूरिज्म सिर्फ लोकल लेवल पर केंद्रित नहीं है। जी टूरिज्म पूरे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पर निर्भर है। अभी इंटरनेशनली जब सब कुछ नहीं खुलेगा, लगता है राधिका जी आपके घर में कोई बेबी है जो बहुत शोर मचा रही है, या किसी के घर में कोई बेबी है जो बहुत शोर मचा रहा है। लेकिन चलिए, तो जैसे टूरिज्म है और ट्रांसपोर्ट है, तो जो जी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट है ये तो दुनिया पर आधारित है। और उसमें जैसे अगर अभी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही, सिविल एविएशन में ही ले लीजिए, तो लगभग 30 लाख लोगों को प्रभावित कर रहा है। सभी कंपनियां अगर नहीं, और वो हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये है। होटल्स हैं, होटल इंडस्ट्री में अब कब तक बुकिंग्स आएंगे, कब तक वो चेन बनेगा, उसका तो बड़ा रिकरिंग लॉसेस है। तो कुछ सेक्टर जी में अनएम्प्लॉयमेंट तो जरूर होगा। अब ये जी इसका स्वरूप कैसा होगा, कहाँ होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए, मैं कोई भी अंतिम रूप से आज इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता है, बट इसका जी इम्पैक्ट होगा। जी। राधिका जी, एक सवाल आपसे कि क्या आपको लगता है कि ये चुनौती कहीं ना कहीं सरकार ने इसको लिया है? पीएम ने कहा कि हम इस चुनौती से आगे बढ़ेंगे, एक अवसर के तौर पे देखा है, लेकिन जितना हम मान के चल रहे हैं चुनौती उससे बड़ी है, और कहीं ना कहीं ये एक इसका एक भयावह रूप चेहरा भी हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। राधिका जी, आप सुन पा रही हैं? और रूडी सर, एक सवाल आपसे ले रहा हूं, समाप्त करेंगे उसके बाद, कि लगातार सरकार की तरफ से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, बूस्टअप के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब क्या मानते हैं आप कि हम, क्योंकि दुनिया से सीख ले रहे हैं, हम लॉकडाउन भी खोलने जा रहे हैं, तो उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि हम सर दुनिया से देख रहे हैं लगातार, लेकिन आने वाले दिनों में केसेस बढ़ रहे हैं, और ऐसे में हम एहतियात के साथ तो उठ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पर वो भारी पड़ जाए। देख रहे हैं सर, आपके किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जिस दिन ये कोविड शुरू हुआ उस दिन हमारी तैयारी शून्य थी, और वहां से चल के आज हम 2 लाख पीपी किट्स और 2 लाख मास्क बना रहे हैं। उस प्रकार से बेड्स भी हैं, वेंटिलेटर्स भी हैं। तो जहां से शुरू किए वहां से हमारी स्थिति बेहतर है। नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से ये पीक कब करेगा, या बहुत बहुत सारे परिभाषा डॉक्टरों ने दिया है, उससे तो हम सब डर ही गए हैं। और ये फेयर प्रोग्रामिंग भी भारत के भीतर में हो गया, जिसकी जरूरत भी थी, लेकिन अब उसको आस्ते आस्ते हमको उससे बाहर निकला होगा। तो एक तरफ से कोविड से लड़के निकलना, और दूसरा इसके साथ जीना सीखना होगा, और तीसरा हमें अपने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा। ये असामान्यता को सामान्य बनाने में कई वर्ष लगेंगे। मुझे विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री जो एक शासक भी हैं, आज एक अच्छे अर्थशास्त्री की तरह उन्होंने देश में एक नया एक इंसेंटिव दिया है। तो राधिका जी से अब इस पर बेहतर होगा कि आगे राधिका जी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम एक नए, जैसा पीएम ने कहा, एक नए अवसर के तौर पे है, और उसके साथ हम कहीं ना कहीं एक नए भारत का, जो सशक्त भारत के निर्माण के रूप में हम देखते हैं, और उसको आत्मनिर्भर होने की दिशा में जो पैकेज है वो उसी की दिशा में काम होगा। और हम भले ही अब लंबे समय तक बीमारी से जीना है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं जागरूकता के साथ जिए, और एक जो सशक्त भारत है उसका निर्माण हो। और हम फिर एक कल नए विषय के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे। और सर, हमारे दोनों गेस्ट, आप दोनों ने बेशकीमती वक्त दिया है, आप दोनों का शुक्रिया सर। नमस्कार।